तो चलिए आज हम राजस्थान के राजघरानों के उस बेहद शानदार नाटकीय और शूरवीर इतिहास की गहराइयों में गोता लगाते हैं। ये वो शासक हैं जिनकी तलवारों की गूंज और अडिग संकल्प ने भारत के इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक पौराणिक अग्निकुंड, रात भर नाचने को मजबूर एक मुगल राजकुमार और अंग्रेजों के साथ हुई संधियों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन राजस्थान के इतिहास के इस विशाल और दिलचस्प ताने बाने में ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक दूसरे से जुड़ती हैं। इस लंबे चौड़े इतिहास और अलग अलग राजवंशों को आसानी से समझने के लिए हमारा ये एक्सप्लेनर 5 हिस्सों में बटा होगा। पहला, अग्नि से उत्पत्ति। दूसरा, अजमेर के शक्तिशाली चौहान। तीसरा, रणथंभौर और जालौर। चौथा, हाड़ौती के हाड़ा चौहान। और पांचवां, मारवाड़ के राठौड़। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अग्नि से उत्पत्ति। और यहीं पर चौहान वंश की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां हमारी पुरानी किताबें और जमीनी सबूत दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। आप देखिए, इन दोनों दावों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो का वो मशहूर अग्निकुंड मिथक। ये कहता है कि आबू पर्वत पर जब महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ में राक्षसों ने खलल डाला तो उनसे निपटने के लिए अग्निकुंड से चौहानों समेत 4 योद्धा कुलों का जन्म हुआ। कहानी सुनने में एकदम किसी फैंटेसी जैसी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ है 1170 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख की ठोस और जमीनी सच्चाई। ये शिलालेख एकदम साफ साफ कहता है कि चौहान दरअसल वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। और आपको बता दूं, मशहूर इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इसी सबूत के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण ही मानते हैं। वैसे बिजौलिया शिलालेख सिर्फ इस ब्राह्मण वाली बात पर ही खत्म नहीं होता, ये हमें उस समय के प्रशासन की एक बड़ी ही क्लियर पिक्चर भी देता है। इसमें एक बड़ा दिलचस्प शब्द आता है, डोली। असल में चौहान राजा सोमेश्वर के समय में मंदिरों को धार्मिक दान के तौर पर जो जमीन दी जाती थी ना, उसे ही डोली कहा जाता था। और कमाल की बात यह है कि जमीन दान करने का ये सिस्टम इतना पुख्ता था कि आज भी राजस्थान के कुछ गांवों में आपको इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, अजमेर के शक्तिशाली चौहान। अब हम उस मेन सेंटर की बात करेंगे जहां चौहान वंश ने सिर्फ अपना साम्राज्य ही नहीं बढ़ाया बल्कि कला और संस्कृति का एक सुनहरा दौर भी देखा। अजमेर के इन शासकों ने सच में कमाल का काम किया था। शुरुआत करते हैं वासुदेव से, जिन्होंने मशहूर सांभर झील बनवाई। इसके बाद 1113 ईस्वी में अजय राज आए, जिन्होंने अजमेर शहर बसाया। अजय राज ने एक और बड़ा दिलचस्प काम किया था। उन्होंने अपनी रानी सोमल देवी के नाम वाले चांदी के सिक्के चलवाए। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात थी। और फिर दौर आया विग्रहराज चतुर्थ का, जिसे चौहानों का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। इन्होंने प्रशासन के साथ साथ शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया और एक शानदार संस्कृत पाठशाला बनवाई। अब एक बात सोचिए, हमें ये सब पता कैसे चला? इस पूरे इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लासिकल लिटरेचर यानी प्राचीन साहित्य की वजह से जिंदा है। जयानक की पृथ्वीराज विजय, नयन चंद्र सूरी का हम्मीर महाकाव्य और पद्मनाभ का कान्हड़गे प्रबंध, ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, ये वो अनमोल खजाने हैं जिनके बिना हम इन शूरवीरों की बहादुरी और उनके राजकाज के तरीके को शायद कभी जान ही नहीं पाते। और अब बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की, जिन्हें पूरी दुनिया पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानती है। इनकी मिलिट्री लाइफ सच में किसी रोलर कोस्टर जैसी थी। 1182 में महोबा की युद्ध में शानदार जीत, फिर 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को धूल चटाना, और अंत में 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में वो बेहद दुखद हार। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये सब कुछ उन्होंने 26 साल की उम्र से पहले कर लिया था। लगातार जंग के मैदान में रहने के बावजूद उन्होंने कला और संस्कृति के लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी बना रखा था। वाकई क्या विजन था उनका। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रणथंभौर और जालौर। तराइन की उस भयंकर हार के बाद ऐसा नहीं था कि चौहान साम्राज्य रातों रात खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अलग अलग मजबूत क्षेत्रीय गढ़ों में बट गया, जिनमें सबसे पावरफुल थे रणथंभौर और जालौर।
अब ये जो नंबर दिख रहा है ना 16, ये कोई आम नंबर नहीं है। ये रणथंभौर के महान राजा हम्मीर की जीत का गजब का रिकॉर्ड है। अपनी जिंदगी में लड़े 17 युद्धों में से उन्होंने 16 में जीत हासिल की थी। राजा हम्मीर अपने हठ यानी अपनी जिद के लिए इतने मशहूर थे कि जब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बागी सेनापतियों को शरण दी तो अपनी जान तक दे दी, लेकिन अपने दिए हुए वचन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ये होती है असली जिद। लेकिन इस जिद का अंजाम काफी दर्दनाक रहा। अमीर खुसरो का ये डरावना कोट देखें, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। ये एक लाइन रणथंभौर के उस खौफनाक घेराबंदी और बर्बादी को बयां करती है। 1301 में खिलजी का वो हमला, फिर अपनों का ही धोखा और उसके बाद का वो दिल दहला देने वाला पहला साका और जल जोहर। ये इतिहास का एक बहुत ही कड़वा पन्ना है। रणथंभौर की ही तरह पड़ोस में जालौर की शाखा ने भी हार नहीं मानी। इन्हें हम सोनगरा चौहान कहते हैं। कीर्तिपाल ने इस राज्य की नींव रखी थी। आगे चलकर उदय सिंह ने इल्तुतमिश जैसे ताकतवर सुल्तान तक को हरा दिया और फिर 1311 में कान्हड़देव और उनके बेटे वीरमदेव ने खिलजी के खिलाफ अपनी आखिरी और सबसे बड़ी जंग लड़ी। लेकिन यहाँ भी वही विश्वासघात हुआ। जालौर हार गया और खिलजी ने उसका नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, हाड़ौती के हाड़ा चौहान। चलिए देखते हैं कि कैसे हाड़ा चौहानों के राज में इस राजवंश की जड़ें आज के बूंदी और कोटा तक फैल गईं। अगर आप चौहान वंश के इस पूरे सफ़र को ट्रैक करें ना, तो ये किसी एपिक जर्नी से कम नहीं है। देखिए, शुरुआत हुई सांभर में वासुदेव से, फिर ये लोग अजमेर शिफ्ट हुए और वहाँ अपनी ताकत बढ़ाई। जब तुर्कों का हमला हुआ तो इन्हें रणथंभौर, जालौर और सिरोही जैसी जगहों पर जाना पड़ा और आखिर में देवा नाम के शासक के जरिए इन्होंने हाड़ौती में अपना विस्तार किया। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक ही ब्लड लाइन ने सदियों तक खुद को ढाला और पूरे राजस्थान में एक के बाद एक नए साम्राज्य खड़े कर दिए। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे फिल्मी और ड्रामेटिक मोड़। ये बात है मुगल राजकुमार खुर्रम की, वही खुर्रम जो आगे चलकर सम्राट शाहजहां बना। जब खुर्रम ने अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी तो बूंदी के राजा रतन सिंह ने उसे बंदी बना लिया। अब जेल में हुआ ये कि एक ज्यादा ही जोश में आए हुए पहरेदार ने खुर्रम को पैरों में घुंघरू पहनाकर पूरी रात नचाया। सोचिए होने वाले मुगल बादशाह की ये हालत। खैर, जब राजा रतन सिंह को ये पता चला तो उन्होंने तुरंत खुर्रम को अपने बेटे माधव सिंह की निगरानी में महफूज जगह पर रखा। और इस कहानी का क्लाइमैक्स देखिए। 1631 में जब यही खुर्रम यानी शाहजहां मुगल सम्राट बना तो उसने अपनी उसी जान बचाने वाली एहसानमंदी के चलते माधव सिंह के लिए बूंदी से कोटा को अलग करके एक बिल्कुल नया और आज़ाद राज्य बना दिया। क्या गजब का टर्न अराउंड था ये। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर, मारवाड़ के राठौड़। ये चौहानों से बिल्कुल अलग एक ऐसा शूरवीर राजवंश है जिसकी शुरुआत और विस्तार की कहानी एकदम अनोखी है। चौहानों के उलट राठौड़ों की जड़ें राजस्थान से काफी दूर साउथ इंडिया के राष्ट्रकूटों या फिर कन्नौज के गहड़वालों से जाकर जुड़ती हैं। राव सिंहा ने पालीवाल ब्राह्मणों की मदद के लिए आकर मारवाड़ में इसकी नींव रखी। फिर दोहड़ नाम के शासक सीधे कर्नाटक गए और वहां से अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति लाकर स्थापित की और आगे चलकर मल्लनाथ जी ने मेवाड़ नगर को अपनी राजधानी बनाया। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो मारवाड़ के इन तपते रेगिस्तानों में आपको दक्षिण भारतीय कल्चर का एक बहुत ही शानदार और अनोखा मिक्स दिखने को मिलता है। और राठौड़ों के साम्राज्य फैलने की कहानी में एक ऐसा किस्सा है जो शायद आपको कहीं और सुनने को ना मिले। हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े दहेज की। मारवाड़ में राठौड़ों की ताकत तब एकदम से आसमान छूने लगी जब राव चुंडा की शादी हुई। प्रतिहारों ने उन्हें दहेज में सोना चांदी नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी बसी बसाई राजधानी ही गिफ्ट कर दी, मंडोर शहर। और यही मंडोर बाद में राठौड़ों का सबसे मेन सेंटर बन गया। ये तो सच में एक जैकपॉट लगने जैसा था। लेकिन हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है। इन ताकतवर और पूरी तरह से आज़ाद राजपूत कुलों के राज का एंड किसी खून खराबे वाले युद्ध के मैदान में नहीं हुआ, बल्कि ये ख़त्म हुआ एक के बाद एक हुए कागजी समझौतों से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों के एक डोमिनो इफेक्ट से। इसकी शुरुआत हुई 1817 में जब कोटा के दूरदर्शी दीवान जालिम सिंह झाला ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। फिर 1818 में बूंदी और मारवाड़ ने भी यही रास्ता अपनाया और सबसे आखिर में 1823 में सिरोही ने भी ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि कर ली। बस इसी के साथ वो एक पूरा युग हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इस पूरे कमाल के इतिहास को खंगालने के बाद दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल गूंजता है
इन पुराने शूरवीरों की वो मशहूर जिद, उनके वो बड़े बड़े युद्ध और उनका वो शानदार साहित्य, इन सब ने मिलकर आज के राजस्थान की कल्चरल पहचान को कैसे गढ़ा है। चाहे वो राजा हमीर का पीछे ना हटने वाला हट हो या फिर कला को लेकर विग्रह राज का जुनून, सच कहूं तो ये सिर्फ राजा महाराजाओं की पुरानी कहानियां नहीं हैं। ये वो मजबूत नींव है जिस पर आज भी इस पूरे इलाके की आत्मा और उसकी पहचान टिकी हुई है ना? सोचने वाली बात। खैर, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।